पहले हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई देखा, मतलब सर वैल्यू ऑफ सप्लाई में हम ये देख रहे थे कि सर जीएसटी कितनी वैल्यू पे लगेगा, किस वैल्यू पे लगेगा। अब हमारा दूसरा टॉपिक है टाइम ऑफ सप्लाई। सर जीएसटी कितना लगेगा वो अब हमें समझ में आ गया है, सर इसका पेमेंट कब करना है। टाइम ऑफ सप्लाई का मेन पर्पज यही है कि आपको टाइम लिमिट बता देता है जब आपको जीएसटी की पेमेंट करनी है। जब भी आपकी सप्लाई पूरी हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग आपको जीएसटी पे करना होता है। हालांकि पे करने के लिए अलग से ड्यू डेट बना रखी है। सर इसका मतलब क्या है, मतलब मान लीजिए अगर मैंने कोई सप्लाई की है और उसका कंप्लीशन पॉइंट या जो हमने टाइम ऑफ सप्लाई निकाला, लेट्स से वो नवंबर में आ गया, तो नवंबर में सर वो टैक्स हमारा पेबल बन गया। बट सरकार कहती है सर नवंबर में ही पेबल बन गया तो नवंबर में भरने की जरूरत नहीं है, दिसंबर में जब आप नवंबर महीने के रिटर्न भरोगे तो उसकी रिलेवेंट ड्यू डेट्स आएंगी, तब आप टैक्स जमा करवा सकते हो। इसका मतलब सर अगर आज टाइम ऑफ सप्लाई बन गया है तो आज के आज टैक्स नहीं देना, टैक्स तो रिटर्न के थ्रू दोगे, वो रिटर्न की ड्यू डेट होगी जब जमा करवा देना, लेकिन सर वो नवंबर का है, पेबल आपका बन चुका है, तो नवंबर की जब रिटर्न जाएगी तो उसमें भर जरूर देना। तो हमारा ये चैप्टर यही बताता है कि एग्जैक्टली किस पॉइंट ऑफ टाइम पे सप्लाई को पूरा मान लिया जाएगा। ठीक है, चलो तो इस चैप्टर में जब हम टाइम ऑफ सप्लाई की बात करेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई की बात करेंगे तो बेसिकली गुड्स के लिए अलग प्रोविजन बना रखे हैं और सर्विसेज के लिए अलग प्रोविजन है। टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन अलग अलग होता है, दोनों के लिए सेपरेट प्रोविजन बना रखे हैं, मतलब गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई और सर्विस का टाइम ऑफ सप्लाई हम अलग अलग डिटरमाइन करने वाले हैं। इवन आपकी सिंप्लिसिटी के लिए बता दूं, इन दोनों टॉपिक के अंदर चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, हम पांच पांच सिनेरियोज में टाइम ऑफ सप्लाई देखने वाले हैं। 5 सिनेरियो है सर। नंबर 1, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा। नंबर 2, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा। नंबर 3, वाउचर्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा। नंबर 4, डिलेड पेमेंट के लिए आप जो कंसिडरेशन ले रहे हो, जो अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपका रेसिपिएंट टाइम से पेमेंट नहीं करता है तो आप इंटरेस्ट या लेट फीस चार्ज कर सकते हो, उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई कब माना जाएगा। एंड लास्टली आपके रेजिडुअल केसेस हैं, अगर कोई पर्टिकुलर केस इन चारों में नहीं आया तो रेसिडुअल केसेस में उसको ट्रीट किया जा सकता है। तो चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, हम दोनों में ये 5-5 सिनेरियो डिस्कस करने वाले हैं कि आपका टाइम ऑफ सप्लाई किस पॉइंट पर माना जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। सबसे पहली बात अभी मैं पहले डिस्कस कर रहा हूं कि गुड्स के लिए टाइम ऑफ सप्लाई कब माना जाएगा। गुड्स के लिए टाइम ऑफ सप्लाई कब माना जाएगा, इसकी टाइम ऑफ सप्लाई समझने से पहले हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है कि सर इनवॉइस बनाने का समय क्या रहता है। जब भी कोई सेल का ट्रांजैक्शन होता है तो सप्लायर को उसका इनवॉइस बनाना होता है। टैक्सेबल सप्लाई की बात करें तो आपको टैक्स इनवॉइस बनाना होता है। टैक्स इनवॉइस, आपने गुड्स बेचे, एज अ सप्लायर आपकी लायबिलिटी होती है कि आपको टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ेगा। सर वो इनवॉइस कब बनाना होता है, यही मेरा क्वेश्चन है, यही मेरा मुद्दा है कि आपको समझना पड़ेगा कि इनवॉइस बनाने की भी समय सीमा होती है, एक टाइम लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि सर माल आज बेचा और कह रहे हो सर 10 महीने बाद बिल बना देंगे, बना तो देंगे, ऐसा नहीं है, आपको यह समय से बनाना पड़ेगा। पहले इसी को समझना जरूरी है कि इनवॉइस बनाने का समय कितना होता है। गुड्स और सर्विस के लिए अगेन अलग अलग प्रोविजन बता रखे हैं, कितने दिनों के अंदर आप बिल बना सकते हो। ये सेक्शन 31 में बता रखा है कि आपको इनवॉइस कब तक बनाना होता है, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस, दोनों के लिए सेम सेक्शन बताता है। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गुड्स के लिए इनवॉइसिंग करने की समय टाइम लिमिट कितनी रखी गई है। सबसे पहले यहां पे नॉर्मल सेल्स अगर आप कर रहे हो, 3 केसेस हमें देखने हैं। नॉर्मल सेल में आपका टाइम लिमिट क्या है इनवॉइस बनाने का। पहले मैं टाइम ऑफ सप्लाई नहीं पढ़ा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि इनवॉइस कब तक बन जाना चाहिए। टाइम ऑफ सप्लाई बाद में निकालेंगे, अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं इनवॉइसिंग करने की तारीख। तो 3 सिनेरियो बन सकते हैं, नॉर्मल सेल, कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, या फिर थर्ड केस सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। तीनों सिनेरियो में बिलिंग कब तक आपको करनी है, हम सबसे पहले ये समझते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, नॉर्मल सेल। अगेन यहां भी 2 सिनेरियो बन सकते हैं। सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। सर हम सेल कर रहे हैं और सेल के अंदर गुड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे। मान लो सर हमारी राजस्थान में फैक्ट्री है और हमने राजस्थान की फैक्ट्री से गुड्स बेचे हैं और गुड्स हमारे मध्य प्रदेश जाएंगे, एमपी में जाएंगे, तो सर गुड्स मूव करेंगे। ऐसे केसेस में सर बिल कब बनाना है? क्या सामने वाले की फैक्ट्री में पहुंचने के बाद बिल बनाना है? द आंसर इज नो। सर जब आपकी फैक्ट्री से माल निकलेगा,
जब मूवमेंट स्टार्ट होगी उससे पहले पहले बिल बन जाना चाहिए। तो ऑन और बिफोर रिमूवल, आपकी फैक्ट्री से माल निकलने से पहले या निकलते समय बिल बन चुका होना चाहिए। सर बिल बनाने का टाइम क्या है? चाहे आपका कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्स फैक्ट्री रहा हो, चाहे आपका ऑन रोड का हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जब माल आपकी फैक्ट्री से निकलेगा तो आपको बिल बना देना चाहिए। एंड इन केस अगर मूवमेंट नहीं हो रही तो जब आपसे सामने वाला व्यक्ति गुड्स की डिलीवरी लेगा उस समय आपका बिल बन जाना चाहिए। बेसिकली जब आप गुड्स की मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हो या हैंडओवर कर रहे हो रेसिपिएंट को, उस समय आपका बिल बन जाना चाहिए। सेकेंड सिनेरियो, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। सर कॉन्टिन्यूस सप्लाई क्या होता है? बेसिकली आपको लगातार गुड्स बेचे जाते हैं। अब लगातार में भी दो सिनेरियो बन सकते हैं। इट कुड बी कंटिन्यूसली, लाइक जैसे हमारे घरों में पाइपलाइन के थ्रू गैसेस सप्लाई की जाती है, हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, ये हर लगातार हर मिनट सप्लाई हो रही है, दिस इज कंटिन्यूस सप्लाई। एंड सेकेंड वन इज रिकरिंग बेसिस। रिकरिंग होता है जिसमें एक पर्टिकुलर पीरियड के गैप के बाद सप्लाई होती है, लाइक दूध वाला जब आपके घरों में दूध देके जाता है, हर रोज सुबह देके जाता है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि सर उसने एक पाइप ही लगा रखी है कि नल खोला और दूध आना शुरू हो गया। ऑब्वियस है वो आपको हर एक गैप के बाद दूध देके जाता है, वो भी कंटिन्यूस सप्लाई में आएगा। यहां पे दोनों टाइप के ट्रांजेक्शन को कवर किया गया है, कंटिन्यूस को भी और रिकरिंग को भी। अब ऐसे केसेस में आप सिचुएशन समझिए, दूध वाला हर रोज आपको सुबह दूध देके जाता है, गुड्स तो वो हर रोज बेच रहा है, तो क्या सर टेक्निकली वो हर रोज इनवॉइस लेके आए? वो तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। तो ऐसे में लॉ कहता है कि आपको पीरियोडिकली हिसाब बनाना है, पीरियोडिकली आपको इनवॉइस बनाना है। कभी तो महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में आप दूध वाले के साथ हिसाब करते होगे। सर ऑब्वियस है हमारा मंथली हिसाब होता है, वो 4-5 तारीख को हिसाब बना के दे जाता है, तो उस हिसाब बनाते समय आपको वो इनवॉइस भी देके जाएगा, उसी टाइम पे वो आपको इनवॉइस देगा। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस में जो भी आप पीरियोडिकल पेमेंट या पीरियोडिकल स्टेटमेंट बनाते हो तब तक इनवॉइस बन जाना चाहिए। एंड लास्ट केस है सर सेल ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस। हम कई बार गुड्स बेचते हैं जिसमें हम सामने वाले को कहते हैं भाई तुम्हें रखना हो तो रख लेना, अदरवाइज लौटा देना। दिस इज सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। अब ऐसे केसेस में सर आज तो सेल नहीं हुई है, आज तो सिर्फ वो गुड्स लेके गया है, पता नहीं रखेगा या नहीं रखेगा, तो आज इनवॉइस अगर बना देंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि सर सेल हुई नहीं है अभी तक। सेल कब होगी सर? या तो देखिए हमने उसे एक रीजनेबल टाइम दिया था, वो लैप्स हो जाए, या फिर सर वो हाँ बोल दे एक्सप्लिसिटली, या सर उसने वो गुड्स किसी और को बेच दिए तो इंप्लाइड एक्सेप्टेंस दे दी। ये सबूत होते हैं कि उसने रख लिया, बट सर इनमें से कुछ नहीं आया तो फिर हाँ नहीं माना जाएगा। लेकिन जीएसटी लॉ कहता है कि अगर तीनों में से कुछ नहीं हुआ है तो बाय डिफॉल्ट 6 महीने पूरे होते ही, जिस दिन वो गुड्स लेके गया था वहां से 6 महीने वेट करेंगे, 6 महीने में भी हाँ ना कुछ नहीं आया तो डीम्ड सेल मान ली जाएगी और आपको इनवॉइस बनाना पड़ेगा। ये जीएसटी का लॉ कहता है। अगर आपने गुड्स अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे भेजे हैं तो अगर 6 महीने में हाँ आ गई है तो आप उसी टाइम बिल बना दो। लेट्स से 2 महीने बाद ही उसने रख लिया माल, तो सर आप उसी टाइम बिल बना दो। लेकिन अगर सर 6 महीने बीत गए हैं, हाँ ना कोई संदेशा नहीं है, तो आपको 6 महीने के बाद यानी कि जो 6 मंथ हो जाएंगे तब आपको बिल बना देना पड़ेगा। ठीक है, तो इनवॉइस शैल बी इशूड अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। तो यहां पे आपको बिल बना देना है। अगर सामने वाले ने एक्सेप्टेंस दे दी है तो उस टाइम पे, और अगर एक्सेप्टेंस नहीं आई है तो 6 महीने के टाइम पे आपको एक्सेप्टेंस मान के उसका इनवॉइस बना देना है। तो ये है टाइम लिमिट टू इश्यू इनवॉइस। 4 सिनेरियो बने सर। नॉर्मल सेल, मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो आपको ऑन और बिफोर द रिमूवल। नॉर्मल सेल विदाउट मूवमेंट, तो जब आप हैंड ओवर करोगे। कंटिन्यूअस सप्लाई सर पीरियोडिकल बिल बनेगा, और सेल और रिटर्न बेसिस पे सर आपको सप्लाई हो गई तब, या फिर 6 महीने लैप्स होने पर, जो भी आपका पहले हो जाए उसी टाइम पे आपको बिल बनाना पड़ेगा। सर आप ये हमें क्यों समझा रहे हो कि बिल क्यों बनाना पड़ेगा? बिकॉज टाइम ऑफ सप्लाई के जो प्रोविजन है वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसलिए ये जानना पहले बहुत जरूरी है कि बिलिंग का सही समय क्या है। अब आते हैं हमारे चैप्टर के मेन मुद्दे पर, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स। 2 सेक्शन है इस चैप्टर में, सेक्शन 12 और 13। सेक्शन 12 में टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स बताया गया है और सेक्शन 13 में टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विस। अभी मैं सिर्फ गुड्स की बात कर रहा हूं। गुड्स में हमने ये समझा कि गुड्स का इनवॉइस कब तक बनना है एज पर सेक्शन 31। अब आते हैं सेक्शन 12 पे कि टाइम ऑफ सप्लाई कब माना जाएगा। मैंने आपको बताया हम इस चैप्टर में 5 सिनेरियो पढ़ने वाले हैं। एफसीएम, यानी कि एफसीएम में आपको कब तक बिल बना देना चाहिए फॉरवर्ड चार्ज के केस में। आरसीएम में बिलिंग कब तक हो जानी चाहिए। वाउचर्स के केस में कब तक आपको बिलिंग टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा।
डिलेड सप्लाई के केस में जो कंसिडरेशन आप चार्ज करते हो उस केस में कब तक आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, और रेसिडुअल केस। वन बाय वन पांचों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एफसीएम। इन केस ऑफ एफसीएम लॉ ने कहा टाइम ऑफ सप्लाई शेल बी अर्लियर ऑफ। एफसीएम के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट ऑन विच द इनवॉइस ऑट टू हैव बीन इशूड। आपने जिस दिन इनवॉइस इशू किया या वो आखिरी तारीख जब तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था। अच्छा सर, इसलिए आपने हमें पहले समझाया कि इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए, क्योंकि आपकी पहली एंट्री कहती है लास्ट डेट जब तक इनवॉइस बन जाना चाहिए था वो तारीख भी आपको देखनी पड़ेगी। तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट अगर आपने समय से नहीं बनाया तो जब तक इनवॉइस बन जाना चाहिए था वो तारीख, या फिर डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। पैसा कब आया, बिल कब बनाया, दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा उसको ही टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। बट हुआ क्या, अब इस प्रोविजन को अगर मैं समझूं तो मान लीजिए मैंने 3 लाख रुपए के गुड्स बेचे, 3 लाख के मैंने गुड्स बेचे हैं 25 मई को, और 25 मई को मैंने इनवॉइस भी बना दिया। बट सर इसकी पेमेंट मैंने एडवांस में ले ली थी, मैंने पेमेंट इसकी 10 अप्रैल को ही ले ली थी क्योंकि मेरे को माल बनाने के लिए एडवांस पैसा चाहिए था। तो मैंने पेमेंट जो है वो 3 लाख रुपए 10 अप्रैल को ही ले ली थी। माल बेचा कब है सर, 25 मई को। अब अगर प्रोविजन के हिसाब से देखें तो डेट ऑफ पेमेंट, रिसीट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्लियर। तो सर अर्लियर तो ये हुआ है, इसका मतलब एडवांस मिलते ही आपको जीएसटी जमा करवाना है। बट बीइंग अ सप्लायर ऑफ गुड्स, आप मेरी सिचुएशन समझिए, मैंने रेसिपिएंट से एडवांस क्यों मांगा, ताकि मैं उसका माल बना सकूं। मेरे को वर्किंग कैपिटल की दिक्कत थी तब तो मैं अपने रेसिपिएंट से एडवांस मांग रहा हूं, और उसमें भी सरकार कह रही नहीं भाई पहले हमारा जीएसटी जमा करवाओ। तो गुड्स बेचने वालों के लिए जेन्युइन हार्डशिप हो गई, और खासकर कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री में जहां पे भारी भरकम पैसा लगाना पड़ता है। तो सप्लायर्स ने कहा सर अगर हम एडवांस पेमेंट में से आपको जीएसटी दे देंगे तो 18%, 28% अमाउंट तो पहले ही चला जाएगा। तो इसलिए सरकार ने कहा चलो एक काम करते हैं, गुड्स के केस में ये पेमेंट वाला प्रोविजन आपको एग्जम्प्ट कर देते हैं। इसका मतलब पेमेंट एडवांस आ जाएगी गुड्स के केस में, सिर्फ गुड्स के केस में कह रहा हूं, एंड दैट टू अंडर सिर्फ फॉरवर्ड चार्ज। सिर्फ फॉरवर्ड चार्ज में गुड्स के केस में एग्जम्पशन दी गई कि अगर आपको एडवांस पेमेंट भी मिल जाती है, अगर आपको एडवांस पेमेंट भी मिल जाती है तो ऐसे केसेस में आपको एडवांस पे टैक्स नहीं देना। ये एग्जम्पशन नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट ने दे दी। इसका मतलब सर फिर तो एक ही डेट बची, डेट ऑफ इनवॉइस। यस, डेट ऑफ इनवॉइस और द ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस जब तक बिल बन जाना चाहिए था। मान लो सर 25 को माल रिमूव हो गया, कंपनी ने कह रहे हैं कि हम इनवॉइस बनाएंगे 3 जून को, तो इसका मतलब ये नहीं कि टाइम ऑफ सप्लाई 3 जून बन जाएगा, क्योंकि सर 25 मई को अगर माल निकल गया था, रिमूव हो गया था, तो 25 मई वही आपकी डेट ऑफ रिमूवल है, उसी दिन बिल बन जाना चाहिए था। तो हम ये नहीं कहेंगे कि फिर 3 जून एक्चुअल डेट देखो, हम कहेंगे वो तारीख देखो जिस दिन बिल बन जाना चाहिए था, दैट इज 25 मई। 25 मई को ही आपका टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। यही बात यहां पे बता रखी है, ठीक है। अब यहां पे एग्जम्पशन दे रखी है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये ध्यान रखना एग्जम्पशन कंपोजिशन वालों के लिए नहीं है। कंपोजिशन डीलर को हम ऐसी कोई एग्जम्पशन नहीं दे रहे, बिकॉज उनसे 1-2% ही टैक्स लिया जाता है, तो उनके लिए एग्जम्पशन नहीं है। एंड पर्सन मेकिंग स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम की सप्लाई, जो व्यक्ति स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम बेचता है। अब ये क्या है, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में कुछ क्लेम्स नोटिफाई किए थे, लाइक लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग, हॉर्स रेसिंग, ये सारी चीजें शामिल की गई थी। एग्जाम्पल देना चाहूंगा, मान लो आप ड्रीम 11 पर टीम बनाना चाहते हो, तो ड्रीम 11 पे आप गेम खेल रहे हो, अब कहां खेल रहे हैं सर, खैर जो भी पहले प्रोविजन था पहले के हिसाब से बनाया गया। तो अगर आप ऑनलाइन गेमिंग करते हो तो उसे स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में शामिल किया गया गुड्स की डेफिनेशन में। तो ऐसे केसेस में लेट से टीम बनाने से पहले आपने 1000 रुपए जो है उसके वॉलेट में एडअप किए, तो उसी टाइम पे उसका टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। ऑल्दो ये एडवांस है, आप गेम खेलोगे तब एक्चुअल सर्विसेज गुड्स आपको डिलीवर किए जाएंगे, बट गवर्नमेंट ने कहा इस केस में हम एडवांस पे भी टैक्स लेना चाहेंगे। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम सर्विस नहीं है, गुड्स है, तो इसलिए ऑनलाइन मनी गेमिंग के केस में आप गुड्स खरीद रहे हो और ऐसे केसेस में आपको एडवांस पे टैक्स देना पड़ेगा, मतलब जब आप वॉलेट में ऐड करोगे उसी टाइम पे आपको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा दोनों सिनेरियो के अलावा सबको यहाँ पे एग्जम्प्ट किया गया है, एडवांस पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके अगले दोनों पॉइंट ही इररिलेवेंट हो जाते हैं कि आपको पेमेंट की डेट कौन सी मानी जाएगी सर। रिसीट का मतलब होता है बुक्स में रिकॉर्डिंग या बैंक में क्रेडिट, व्हिचएवर इज अर्लियर। ये अभी रिलेवेंस का नहीं है, अगले प्रोविजंस में आएगा।
सिमिलर वे में 1000 तक के एडवांस की सरकार ने इनिशियली आपको एग्जम्पशन दी थी, बट सिंस अब पूरा ही अमाउंट एग्जम्प्टेड है तो 1000 तक कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड लास्टली सप्लाई सिर्फ उतनी ही मानी जाएगी जितनी इनवॉइस के द्वारा कवर्ड है या पेमेंट के द्वारा। इस प्रोविजन का भी यहां पे रेलेवेंस खत्म हो जाता है, इसको मैं बाद के पॉइंट में समझाऊंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि अगर आपने फॉरवर्ड चार्ज में गुड्स बेचे, फॉरवर्ड चार्ज में अगर आपने गुड्स बेचे हैं तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी दी डेट ऑफ इनवॉइस और द ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, जब तक वो बिल बन जाना चाहिए था, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस टिल विच आपको बिल बना देना चाहिए था। ठीक है, तो यह है पहला केस। सेकंड सिनेरियो है रिवर्स चार्ज, आरसीएम का केस। आरसीएम में सर हमारी सप्लाई कब मानी जाएगी? देखिए पहली बात तो ये समझो, टाइम ऑफ सप्लाई निकालेगा वो व्यक्ति जिसे टैक्स देना है। तो सर नॉर्मली सप्लायर टैक्स देता है तो सप्लायर टाइम ऑफ सप्लाई असर्टेन करता है, लेकिन इन केस ऑफ आरसीएम टैक्स पे करने की जिम्मेदारी रेसिपिएंट की होती है। तो सर टाइम ऑफ सप्लाई भी रेसिपिएंट निकाल रहा होगा इस बार, वो रेसिपिएंट है, उसे चिंता है कि टैक्स भरना है भाई, तो रेसिपिएंट आरसीएम के केस में टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करता है। कैसे करेगा सर? टाइम ऑफ सप्लाई शेल बी अर्लियर ऑफ, ये जो नीचे गिवन तारीख है इनमें से जो भी पहले हो जाए। डेट ऑन विच गुड्स आर रिसीव्ड, वो तारीख जिस दिन गुड्स मिले हैं, आप आरसीएम में कुछ खरीद के लाए हो, गुड्स खरीद के लाए हो, तो वो तारीख जिस दिन आपको गुड्स मिले। डेट ऑफ पेमेंट यानी आपने सामने वाले सप्लायर को पेमेंट कब की वो तारीख, या फिर डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर। आपके सप्लायर ने जिससे आपने गुड्स खरीदे उसने आपको बिल बना के दिया होगा, तो वो जो उसने बिल बनाया है उस बिल पे जो उसने तारीख लिखी है उस तारीख से 31वां दिन, ये ध्यान रखना। यहां पे ध्यान से देखो क्या लिखा है, डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द 30 डेज, 30वें दिन के बाद की तारीख, यानी 31वां दिन आ जाता है इफेक्टिवली। ये ध्यान रखना, बच्चे बहुत कॉमन गलती करते हैं। तो आपको इन तीनों में से जो भी अर्लियर हो जाए वो तारीख लेनी है। सर कौन सी 3 तारीख? रिसीट ऑफ गुड्स, किस दिन गुड्स मिले। नंबर 2 पेमेंट कब की, पेमेंट का मतलब भी 2 तारीखें देखनी है, बुक्स में डेबिट या बैंक में डेबिट, विचएवर इज अर्लियर। तो पेमेंट का मतलब बुक और बैंक, विचएवर इज अर्लियर है। तो सर पहला पॉइंट गुड्स कब रिसीव हुए, दूसरा पेमेंट कब की, तीसरा इनवॉइस बाय द सप्लायर प्लस 31st डे। जो भी तीनों में से पहला हो जाए दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब यहां पे एक पॉइंट ध्यान रखना, एडवांसेस पे टैक्स देना पड़ेगा। अगर सर मैंने आरसीएम में कुछ खरीदने के लिए अब एडवांस पे कर दिया सप्लायर को, माल उसके 6 महीने बाद आएगा और बिल भी उसके बाद बनेगा, तो सर यहां पे पेमेंट पहले हो जाएगी और पेमेंट बेसिस पे ही आपको टैक्सेस देने पड़ेंगे। यहां पे कोई एग्जम्पशन नहीं दी गई है जो ऊपर फॉरवर्ड चार्ज में दी गई थी। ठीक है, यहां एग्जम्पशन नहीं है। दूसरा, अगर ऊपर दिए गए प्रोविजन के अकॉर्डिंग आप टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकाल पाते, इफ in case these provisions cannot be applied, then date of entry of goods in the books of recipient, आपने बुक्स में गुड्स की कब एंट्री की है उसी को हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। मान लो आपकी बुक्स में आपने जो है पेमेंट का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा हुआ, सप्लायर ने कोई इनवॉइस बना के नहीं दिया, एंड फिजिकली आपको गुड्स कब मिले उसका भी हमें पता नहीं चल पा रहा, तो आपने जिस दिन अपनी बुक्स में एंट्री कर दी होगी बीइंग अ रेसिपिएंट, उसी दिन को टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। ये प्रोविजन बनाया गया है, अगर प्रॉपर बुक्स है नहीं, आधे अधूरे रिकॉर्ड्स हैं, इन चीजों की इंफॉर्मेशन मिल नहीं पा रही है, तो इसको बेस बना के आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकाल लिया जाएगा। तो दिस इज इन केस ऑफ आरसीएम। लेट्स से एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपने 5 मई को गुड्स रिसीव किए, 5 मई को गुड्स रिसीव किए, एंड सर पेमेंट हमने की थी 17 अप्रैल को, बुक में डेबिट कर दी, बुक्स में डेबिट कर दिया, और बैंक से एक्चुअल में पेमेंट हमारी 16 अप्रैल को ही हो गई थी। 16 अप्रैल को बैंक में पेमेंट डिडक्ट हो गई थी, तो यहां पे पेमेंट की डेट 16 अप्रैल को माना जाएगा, जो भी दोनों में से पहले हो जाए। एंड सर इनवॉइस जो हमारे सप्लायर ने हमें बना के दिया था वो इनवॉइस 1 अप्रैल का था, तो आपको 1 अप्रैल से 31वां दिन देखना है, 31st डे। 1 अप्रैल से 31वां दिन, तो 29 दिन अप्रैल के हो जाएंगे सर, 2 मई बनेगी 31वां दिन। तो 5 मई, 16 अप्रैल या 2 मई, विच एवर इज अर्लियर। ऑब्वियस है सर पेमेंट की डेट पहले है तो 16 अप्रैल को ही आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी, और अकॉर्डिंगली अप्रैल महीने की जब रिटर्न जाएगी मई में आपको टैक्सेस देने पड़ेंगे आरसीएम बेसिस पे। ठीक है, अब यहां पे ये ध्यान रखना, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है, मान लो गुड्स जो आपको रिसीव हुए हैं वो इनवॉइस था लेट्स से 4 लाख का, ठीक है, एंड गुड्स भी 4 लाख के रिसीव हुए, बट सर जब हमने शुरू में पेमेंट की थी तब ओनली हमने 1.5 लाख की पेमेंट की थी, तो 1.5 लाख की पेमेंट सर हमने 16 अप्रैल को कर दी, और बाकी बची हुई पेमेंट हमने 15 मई को की है, बाकी बची हुई 2.5 लाख की पेमेंट हमने 15 मई को की है।
तो ऐसे केसेस में जब पहली बार 16 अप्रैल हमारे लिए टाइम ऑफ सप्लाई बनी थी, तो सिर्फ वो 1.5 लाख के लिए बनेगी, टू दी एक्सटेंट कवर्ड बाय द पेमेंट। और बाकी बचे हुए 2.5 लाख के लिए फिर से आप प्रोविजन लगाओगे कि सर माल आया 5 मई को, 31st डे बना 2 मई और पेमेंट आई है 15 मई, विच एवर इज अर्लियर सर, अब यहां 2 मई बनेगी, यानी कि बाकी बचा हुआ 2.5 लाख यहां पे होगा। ठीक है, तो बेसिकली जितना अमाउंट आया उतने तक को ही आप पहले टैक्स कर सकते हो, सारा अमाउंट नहीं कर दोगे। यही बात ये ऊपर वाले प्रोविजन में लिखी गई थी कि सप्लाई शैल बी डीम्ड टू हैव बीन मेड टू द एक्सटेंट इट इज कवर्ड बाय द इनवॉइस और द पेमेंट। हमारी पेमेंट से, हमने जब यहां पे पहले पेमेंट की सिर्फ 1.5 लाख की थी, तो पेमेंट से सिर्फ 1.5 लाख कवर हो रहा है, तो 1.5 लाख को टाइम ऑफ जो है टाइम ऑफ सप्लाई 16 अप्रैल को माना जाएगा। बाकी बचा हुआ 2.5 लाख फिर से प्रोविजन लगाएंगे और फिर वो 15 मई बन के आ जाएगा, सॉरी वो फिर अपना 2 मई बन के आ रहा था 2.5 लाख रुपए का, 15 को तो पेमेंट आई है, 2 मई को आ रहा है क्योंकि वो अर्लियर बन रही है। ठीक है, तो ये प्रोविजन है, ये सब में इक्वली एप्लीकेबल रहता है। दिस वाज सेकंड केस, रिवर्स चार्ज। थर्ड पॉइंट है सर वाउचर का केस। वाउचर के केस में क्या होता है, कई बार क्या होता है हम वाउचर्स परचेज कर लेते हैं। मान लो एक कंपनी है एबीसी, उसने क्या किया, एक कंपनी है सर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने एक एफएमसीजी कंपनी थी, उस एफएमसीजी कंपनी से कूपन परचेज कर लिए, वाउचर्स परचेज कर लिए अपने एम्प्लॉयज को देने के लिए। तो यहां से इन्होंने कूपन परचेज किया और अपने एम्प्लॉयज को ये दे रहे हैं कि भाई एज मान लो सैलरी में पहले से डिसाइडेड था कि कंपनी को अपने एम्प्लॉयज को ऐसे कूपन वाउचर्स देने पड़ेंगे। तो ये कूपन वाउचर एम्प्लॉयज को मिलेंगे और एम्प्लॉयज इनको जाके इस एफएमसीजी स्टोर पे, इस कंपनी में जाके अपने मन मर्जी के प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो ऐसे केसेस में सर ये वाउचर पहले जब बिके, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदे, लेट्स से ये इन्होंने 17 अप्रैल को परचेज कर लिए और फिर एम्प्लॉयज को जब कंपनी ने दे दिए तो एम्प्लॉयज ने इन्हें रिडीम किया 5 मई को। तो सर किस दिन इन वाउचर्स का टैक्स पेबल होगा, टाइम ऑफ सप्लाई इन वाउचर के रिगार्डिंग कब मानी जाएगी? तो लॉ कहता है अगर इस वाउचर में क्या बिक रहा है, इस वाउचर में क्या सामान आपको मिलने वाला है, अगर वो पहले से नोन है। सर ये एफएमसीजी कंपनी में एक ही चीज बिकती है सर, हैंडलूम, सिर्फ और सिर्फ हैंडलूम के आइटम्स हैं, सारे एक ही जीएसटी रेट के हैं, कोई फर्क नहीं है। तो ऐसे केसेस में पहले से हमें पता है क्या बिकने वाला है, तो फिर 17 अप्रैल को यानी कि जिस दिन वाउचर इशू किए गए थे उसी को टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। लेकिन सर अगर एफएमसीजी कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी है, वहां पे आपके सर बहुत सारे फर्नीचर के आइटम भी है, अलग अलग बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो 5% से लेकर 28% जीएसटी वाले हैं, तो ऐसे केसेस में सर हमें नहीं पता वो क्या लेके जाएंगे, तो हमें वेट करना पड़ेगा जब तक वो एक्चुअल में उन कूपन का इस्तेमाल ना कर ले। तो अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है शुरू में, तो फिर जिस दिन वो रिडीम करेंगे उसी दिन को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा, यानी एक्चुअल रिडम्पशन डेट को फिर देखा जाएगा। ठीक है, तो कूपन के केस में 2 सिनेरियो बनते हैं, अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल है तो इशू के टाइम पे माना जाएगा, और अगर आइडेंटिफाइबल नहीं है तो रिडम्पशन के टाइम पे उसको सप्लाई माना जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन बनेगा। ठीक है, तो दिस वाज केस ऑफ वाउचर। फोर्थ केस डिलेड पेमेंट फॉर कंसिडरेशन। अच्छा, वाउचर का केस है, डिलेड पेमेंट फॉर कंसिडरेशन का केस है, एंड रेजिडुअल केस। ये चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, दोनों में आइडेंटिकल है। आप पढ़ के देखना, बिल्कुल सेम बातें लिखी गई है, बस यहां पे ये हम गुड्स के लिए पढ़ रहे हैं, सेम डिक्टो 100% प्रोविजन सर्विसेज में बनाए गए, इसलिए मैं 2 बार नहीं पढ़ूंगा, एक ही बार हम इसे पढ़ के चलेंगे, आप समझ जाना सर्विसेज में भी सेम है। नेक्स्ट इज डिलेड पेमेंट फॉर कंसिडरेशन। हमने गुड्स बेचे, सामने वाले ने समय से पेमेंट नहीं की, तो हमने उसके ऊपर पेनल्टी लगा दी, इंटरेस्ट लगा दिया। ऐसे अमाउंट का टाइम ऑफ सप्लाई कब माना जाएगा? क्या जब वो ड्यू हो गया, हमें लेना आ गया तभी मान लिया जाएगा, या जब एक्चुअल में आएगा? तो सरकार ने देखा कि मोस्ट ऑफ द टाइम सप्लायर जो है मांगता तो है बायर से ऐसी पेमेंट्स, बट बायर पे नहीं करते, कहते हैं सर ये ले लो, सप्लायर भी कहता है चल यार तू मेन प्रिंसिपल अमाउंट दे दे, ऊपर का रहने दे। तो ऐसे केसेस में प्रैक्टिकलिटी को देखते हुए गवर्नमेंट ने कहा जब ये एक्चुअल में रिसीव होगा, एक्स्ट्रा अमाउंट जो आप चार्ज कर रहे हो इन द वे ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी, जब ये एक्चुअल में मिलेगा उसी टाइम पे इसको हम टैक्सेबल करेंगे, दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। एंड लास्ट इज रेजिडुअल केस, जब ऊपर वाली कोई भी सिचुएशन ना लगे, मेनली ऐसे लोग जो कंप्लायंट नहीं है, जो प्रॉपर प्रोविजंस को फॉलो नहीं करते हैं, तो ऐसे केसेस में ना उनके पास बुक्स हैं सर, ना कोई रिकॉर्ड है, कैश में डीलिंग करते हैं, तो सर कैसे टैक्सेस भरवाए जाएं? क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई नहीं बनी तो वो कह देंगे कि हम टैक्स क्यों पे करें, हमारे तो टाइम ऑफ सप्लाई नहीं बनी।
तो चैलेंजर आ जाते, इसलिए रेजिडुअल केस बनाए गए हैं। यानी अगर ऊपर वाले प्रोविजन नहीं लगे हैं तो फिर रेजिडुअल केस के हिसाब से टैक्सेस पे करवाया जाएगा। अब यहां दो सिनेरियो है, इन केस सामने वाला व्यक्ति रजिस्टर्ड है तो सर उसको पीरियोडिकली रिटर्न भरनी होती होगी, तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग पीरियोडिकल रिटर्न उसी को हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। मतलब जिस दिन रिटर्न भरनी है उसी को टाइम ऑफ सप्लाई मान के उसी दिन उससे टैक्सेस पे करवा लेंगे। एंड अगर सामने वाला रिटर्न फाइलर नहीं है, वो तो सर तभी होगा जब वो अनरजिस्टर्ड होगा। तो ऐसे केसेस में जिस दिन सरकार उससे जीएसटी कलेक्ट करेगी, भरवाएगी, उसी को टाइम ऑफ सप्लाई डीम्ड मान लिया जाएगा, ताकि कल को वो ये ना कह सके सर मेरा टाइम ऑफ सप्लाई आया नहीं था। उसी दिन को जिस दिन जीएसटी भरवा रहे हैं उसी को टाइम ऑफ सप्लाई मान के उसकी सारी ड्यूटीज कैलकुलेट हो जाएगी, इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेजिडुअल केस है नॉन कंप्लायंट लोगों के लिए। तो ये हमने पढ़ा गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आई। अब जल्दी से सर्विसेज के लिए और देख लेते हैं, फिर उसके बाद पूरे चैप्टर को एक बार समराइज करेंगे। अब सर्विसेज के लिए जब हम टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे तो जैसे मैंने आपको गुड्स में बताया, टाइम ऑफ सप्लाई निकालने से पहले हमें यह देखना होता है कि इनवॉइसिंग कब तक होनी चाहिए। सेक्शन 31 बताता है कि इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए, फिर उसके बाद ही हम देखते हैं सेक्शन 12 में कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगी। अब सिमिलर वे में सर्विसेज के लिए भी हम यही करेंगे, पहले सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग ये देखेंगे कि इनवॉइस कब तक इशू होना चाहिए और फिर देखेंगे कि सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 31 कि सर्विसेज के लिए आपको इनवॉइसिंग कब तक कर देनी चाहिए, दैट इज टाइम लिमिट टू इशू इनवॉइस। सबसे पहले सर नॉर्मल सेल, हमने जब गुड्स में देखा था तो हमने 3 केस देखे थे, नॉर्मल सेल, कंटिन्यूअस सप्लाई एंड थर्ड वन वाज सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। अब देखिए ये सर्विसेज है, तो सर्विसेज में अप्रूवल और रिटर्न तो हो नहीं सकता। सर्विसेज देने के बाद ऐसा तो नहीं कि सर लेके देख लो, सर्विसेज ना अच्छी लगी तो वापस दे देना, ऐसा तो होगा नहीं, वो तो सर सिर्फ गुड्स में हो सकता है। तो यहां 2 ही केस बनते हैं, वन इज नॉर्मल सेल, अनदर वन इज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। अब सबसे पहले नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल के केस में आपने अगर किसी को कोई सर्विस दी है तो आपको इमीडिएटली उसका इनवॉइस रेज करने की जरूरत नहीं है। देखिए गुड्स में तो क्या था, अगर आज रिमूव हो रहे हैं तो सर आज ही बिल बनाओ, आज हैंड ओवर हो रहे हैं तो आज ही बिल बनाओ। लेकिन यहां पे सर्विसेज में कहा गया है कि आप 30 डेज के अंदर अंदर बिल बना सकते हो, मतलब सर्विसेज देने के भी 30 दिनों के बाद तक आप बिल बना सकते हो। मान लीजिए आज मैंने किसी को आईटीआर फाइल करके दी तो मुझे आज बिल बनाने की जरूरत नहीं है, आई कैन रेज इनवॉइस इन नेक्स्ट 30 डेज, मैं अभी अगले 30 दिनों में कभी बिल उसका बना सकता हूं। अब इसी में फर्दर रिलैक्सेशन देते हुए कहा कि इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी इनको और कंसेशन देते हैं, ये तो इवन 45 दिनों में भी रेज कर सकते हैं। मतलब इनके लिए 45 डेज की टाइम लिमिट रखी गई है, ये 45 दिनों में अपना इनवॉइस रेज कर सकते हैं। ठीक है, एक और इनको रिलैक्सेशन दी गई है कि अगर ट्रांजेक्शन डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में हो रहा है, मतलब सर बैंक की 2 ब्रांचेस हैं, मान लो एसबीआई बैंक है, एक उनकी हरियाणा की ब्रांच है और एक उनकी मान लो पंजाब की ब्रांच है, सर दोनों को डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा बिकॉज दोनों का जीएसटी नंबर अलग अलग होगा। एसबीआई की एक हरियाणा बैंक ब्रांच है और एक पंजाब की ब्रांच है, सर दोनों के जीएसटी नंबर सेपरेट होंगे, हेंस दे आर डिस्टिंक्ट पर्सन। अगर ये आपस में डीलिंग कर रहे हैं तो इनकी डीलिंग के लिए ये इनवॉइसेस जो रेज करेंगे ये कब कर सकते हैं सर, ये क्वार्टरली बेसिस पे कर सकते हैं, या तो बुक्स में रिकॉर्डिंग के टाइम कर ले या फिर क्वार्टरली बेसिस पे तो एक बार कर ही देना, मतलब क्वार्टर एंड में, हर क्वार्टर के एंड में वो आपसी ट्रांजेक्शन के इनवॉइसेस रेज कर सकते हैं। खैर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि 30 डेज में करना होता है, और बैंक एनबीएफसी नॉर्मल कस्टमर के लिए 45 दिनों में कर सकते हैं। आपसे डीलिंग के लिए वो क्वार्टरली हिसाब भी बना सकते हैं, बिल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था नॉर्मल केस। सेकंड सिनेरियो है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का मतलब है सर लगातार सर्विसेज दी जा रही हैं, लगातार सर्विसेज सप्लाई की जा रही हैं आपको। अब अगेन मैंने जैसे बताया था गुड्स के केस में कंटिन्यूअस का मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे लगातार दी जाए। लाइक मान लीजिए आप किसी कोचिंग क्लास में एडमिशन लेते हो तो आप रेगुलरली 4-5-6 घंटे क्लास लगा के आते हो, क्या आपको 24 के 24 घंटे टीचर पढ़ा रहा है कि नहीं भाई यहीं बैठे रहो, लगातार सर्विसेज देनी है? सर आंसर इज नो, वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो रिकरिंग है। यहां दोनों कवर किए गए हैं, कंटिन्यूअस हो चाहे रिकरिंग हो। हमारे घरों में वाईफाई लगता है, हम सिम कनेक्शन लेते हैं, दैट इज कंटिन्यूअस, लगातार 24 घंटे चलेगा। लेकिन जब हम टीचिंग की सर्विसेज लेते हैं, किसी से कोई कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज लेते हैं, तो ऐसे केसेस में वो रिकरिंग बेसिस पे होती है। ठीक है, एंड रिकरिंग में डेली हो सकता है, हफ्ते में 2 बार हो रहा है, महीने में 4 बार हो रहा है, दीज आर ऑल आर रिकरिंग बेसिस। अब यहां पे कंटिन्यूअस सप्लाई को डिफाइन किया गया, अ सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड whether continuously or on recurrent basis. But main point, under a contract
फॉर अ पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 3 मंथ, कम से कम 3 महीने से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ही कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस में आएगा। सर मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया, 1.5 महीने चलेगा सर वो कोर्स, 1.5 महीने टीचर डेली मेरे को 2 घंटे पढ़ाएंगे, क्या ये सर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है? द आंसर इज नो। अगर 1.5 महीने में कोर्स पूरा हो जाएगा तो सर ये कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है, कम से कम 3 महीने चलना चाहिए। सर अगर 6 महीने वाला बैच ज्वाइन कर दिया तो यस, अब ये कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है। सर दोनों में फर्क क्या पड़ेगा? इनवॉइसिंग का। अगर आप 1.5 महीने वाले बैच में जाते हो तो फिर वो कंटिन्यूस सप्लाई वाले पॉइंट में नहीं आएगा, फिर उसे नॉर्मल केस के हिसाब से देखा जाएगा और 1.5 महीने पूरे होने के 30 दिनों के अंदर अंदर बिल बनेगा। लेकिन अगर आप कंटिन्यूस बैच में जाते हो जहां पे 3 महीने से ज्यादा का बैच है तो फिर उस केस में आपको इनवॉइसिंग इसके हिसाब से करनी है। कैसे सर? अगर ड्यू डेट फिक्स है, पहले तारीखें बता दी गई है, इस तारीख को आपको फीस देनी है, तो ड्यू डेट पे फीस आए या ना आए बिल बन जाना चाहिए। तो ऑन और बिफोर सच ड्यू डेट। सर ड्यू डेट फिक्स नहीं है बट माइलस्टोन तय कर रखे हैं, मतलब सर एक सब्जेक्ट हो गया तो इतना पैसा देना है, 2 सब्जेक्ट हो गया तो इतना देना है। अब आप दो या ना दो, माइलस्टोन होते ही बिल जरूर बन जाना चाहिए। तो अगर ड्यू डेट फिक्स है तो ड्यू डेट से पहले पहले या उस दिन ड्यू डेट पर, अगर माइलस्टोन फिक्स है तो माइलस्टोन के कंप्लीशन पर आपको इनवॉइस बन जाना चाहिए। और सर अगर ड्यू डेट भी तय नहीं है, माइलस्टोन भी नहीं है, क्लासेस वाले जब चाहे जब टोक देते हैं, हमारा मन करे हम दे देते हैं, तो फिर पेमेंट जब जब आती है तब तक बिल बन जाना चाहिए। अगर ड्यू डेट भी नहीं है, माइलस्टोन भी नहीं है, तो पेमेंट के अकॉर्डिंग आपका इनवॉइसेस बनना चाहिए। तो ये 2 सिनेरियो है, नॉर्मल सेल्स और कंटिन्यूस सप्लाई। एक छोटा सा पॉइंट और ध्यान रखना है, अगर कोई सर्विस चलते चलते बंद हो जाए, यानी कि रोक दी जाए, सीज कर जाए बिफोर कंप्लीशन। मान लो मैंने किसी को ऑडिटिंग सर्विस देना स्टार्ट किया, बट 4 दिन बाद मुझे लगा कि नहीं भाई क्लाइंट जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, और मैंने बोला कि मैं इस काम से विड्रॉ कर रहा हूं, जितना काम मैंने किया बस आप मेरे को उतने के फीस दे दो। तो बिफोर कंप्लीशन अगर सर कंप्लीट हो जाता ना तो 30 डेज तक आप कभी बिल बना सकते थे। लेकिन अगर बिफोर कंप्लीशन अगर मान लो आपने सर्विसेज को छोड़ दिया है तो जिस दिन सिसेशन हुआ है उसी दिन बिल बनेगा। यहां वो एक्स्ट्रा 30 डेज नहीं मिलेंगे। सिसेशन के केस में ऑन द डेट ऑफ सिसेशन बिल बन जाना चाहिए। और सर बिल कितना बनेगा? क्या ऑडिटिंग की पूरी फीस का बनेगा? तो ऑब्वियस आंसर विल बी नो। सर अगर हमें 4 दिन का पैसा मिलेगा तो बिल भी 4 दिन का ही अमाउंट का बनेगा। तो जितना अमाउंट कवर होगा उतने का ही आपको बिल बनाना है, बट वो सिसेशन वाले टाइम पे बन जाना चाहिए, उसी दिन बन जाना चाहिए। तो ये है टाइम लिमिट टू इश्यू इनवॉइस इन केस ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज में बिल कब तक बनेगा? अब आते हैं मेन मुद्दे पर, सर व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। अगेन 5 केसेस हैं जैसे गुड्स में पढ़ा था। नंबर 1 इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज, नंबर 2 इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज, नंबर 3 वाउचर्स, नंबर 4 एडिशनल पेमेंट, नंबर 5 रेजिडुअल केस। सर लास्ट वाले 3 में डिस्कस नहीं करने वाला। रेजिडुअल केस, एक्स्ट्रा पेमेंट, डिलेड पेमेंट के केस में चार्जेस, या आपका वाउचर्स, ये तीनों सर सेम है जो गुड्स में पड़े। तो हमें अभी 2 ही मुद्दे समझने हैं, वन इज फॉरवर्ड चार्ज एंड अदर वन इज रिवर्स चार्ज। पहले बात करते हैं फॉरवर्ड चार्ज में। सर्विसेज के लिए बहुत सिंपल कहा गया, आपको सबसे पहले देखना है सर क्या बिल समय से बना, क्या टाइम लिमिट के अंदर, जो टाइम लिमिट हमने सेक्शन 31 में पढ़ी है, क्या इनवॉइस उस समय सीमा के अंदर इनवॉइस हुआ, इशू हुआ। तो आपने कहा सर हो गया था। अगर इनवॉइस टाइमली इशू हुआ है तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। दोनों में से जो भी पहले हो जाए, टाइम ऑफ डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर बिल समय से बना, इफ इनवॉइसिंग इज डन विद इन द टाइम, और अगर सर बिल समय से नहीं बना तो इनवॉइस इज नॉट इश्यूड ऑन टाइमली बेसिस, तो फिर 2 तारीख डेट ऑफ सर्विस जिस दिन आपने सर्विस दी थी, या डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट अगेन विच एवर इज अर्लियर। अब यहां पे अर्लियर में पैसा भी पहले आ सकता है, और जैसे फॉरवर्ड चार्ज में गुड्स में एग्जम्पशन थी, यहां कोई एग्जम्पशन नहीं है। इसका मतलब अगर सर्विसेज के लिए एडवांस पेमेंट मिल भी जाएगी तो आपको जीएसटी उसमें से देना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल वाला इश्यू नहीं रहता है, सर्विसेज में ज्यादा अमाउंट इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए गवर्नमेंट ने कहा हमें यहाँ पे हमारा टैक्स एडवांस बेसिस पे चाहिए। सर प्रोविजन को एग्जांपल से समझाइए। यस, एग्जांपल से देखते हैं। मान लेते हैं मैंने किसी को सर्विसेज दी और वो सर्विसेज मैंने 7 जून को सामने वाले को दे दी थी। 7 जून को मैंने मेरी सर्विस रेंडर की। अब एज पर द प्रोविजन सर कितने दिनों में बिल बन जाना चाहिए? सर 7 जून को अगर आपने सर्विसेज दी है तो 30 दिनों के अंदर अंदर आपका बिल बन जाना चाहिए। तो 7 जून से करो काउंट, 7 जून को एक्सक्लूड करके करना है तो 23 दिन जून के और 7 दिन आपके जुलाई के, क्योंकि जून 30 का ही महीना होता है, तो 7 जुलाई तक आपका इनवॉइस बन जाना चाहिए। ठीक है, विद इन 30 डेज।
अब 7 जुलाई तक इनवॉइस बन जाना चाहिए। सिनेरियो वन, मैंने इनवॉइस बनाया 25 जून को, तो इनवॉइसिंग की डेट है 25 जून। क्या ये सर विद इन 30 डेज यानी टाइम लिमिट के अंदर है? यस। तो फिर टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। रिसीट सर अगेन बुक्स में क्रेडिट या बैंक में क्रेडिट, दोनों देखना होता है। लेट्स से मैंने बुक्स में क्रेडिट किया है मैंने 28 जून को, और बैंक में पैसा आ गया था 26 जून को, तो रिसीट की डेट 26 जून को मानी जाएगी, जो भी दोनों में से पहले हो जाए। ठीक है, तो आपको कंपेयर करना है इनवॉइस की डेट या रिसीट की डेट, यानी 25 जून या 26 जून, विच एवर इज अर्लियर, दैट मींस इनवॉइस की डेट को ही टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा 25 जून को। ठीक है, पहला सिनेरियो। सिनेरियो 2, सर मैंने ना इनवॉइस बनाया मैंने 15 जुलाई को। सर ये तो 30 डेज के बियॉन्ड चला गया, 30 दिन आपके 7 जुलाई तक बन जाना चाहिए था, बट हमने बनाया 15 जुलाई यानी बियॉन्ड 30 डेज। तो फिर ऐसे केसेस में सर डेट ऑफ सर्विस को देखा जाएगा। डेट ऑफ सर्विस ध्यान रखना, 7 जुलाई नहीं देखनी, ड्यू डेट नहीं देखनी, वो गुड्स में देखते हैं, हमें फिर डेट ऑफ सर्विस देखनी है, यानी कि 7 जून। या पेमेंट की डेट, पेमेंट सेम हुआ है जैसे ऊपर हुआ था, तो सर पेमेंट तो बुक में क्रेडिट या बैंक में क्रेडिट, विच एवर इज अर्लियर, दैट इज 26 जून। तो विच एवर इज अर्लियर यानी कि 7 जून को डेट ऑफ सर्विस को ही टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। तो दो चीजें हैं, पहले हमेशा आपको यह चेक करना है क्या इनवॉइस समय से इशू हुआ या नहीं हुआ। अगर इनवॉइस समय से इशू हो गया तो वेल एंड गुड है सर, इनवॉइस की डेट या पेमेंट की डेट विच एवर इज अर्लियर, और अगर इनवॉइस समय से इशू नहीं हुआ तो सर्विस की डेट या पेमेंट की डेट विच एवर इज अर्लियर। और पेमेंट की डेट का मतलब है बुक्स में क्रेडिट या बैंक में क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। अब यहां पे भी सेम प्रोविजन रहता है कि 1000 रुपए तक एग्जम्प्ट है, ये बात गुड्स में भी बोली गई थी, बट गुड्स में इररिलेवेंट हो गई बिकॉज वहां पे एडवांस पे टैक्स को हटा ही दिया गया। बट यहाँ पे सिंस एडवांस पे टैक्स है, तो अगर आपको 1000 रुपए तक का एडवांस मिलता है तो आप इसको अभी टैक्स देने की बजाय जब एक्चुअल सप्लाई होगी तब उसका टैक्स पे कर सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे भी वो प्रोविजन लगेगा टू द एक्सटेंट कवर्ड बाय इनवॉइस और द पेमेंट। अगर मान लो सर मुझे एडवांस पेमेंट मिली 20,000, तो 20,000 का टैक्स आपको एडवांस के हिसाब से देना पड़ेगा, एंड टोटल सप्लाई वैल्यू 1 लाख थी, तो 80,000 का बाद में अकॉर्डिंगली निकलेगा। मतलब आपको एडवांस पे जितना अमाउंट मिला है उतने का ही टैक्स देना होता है। ये बात हमने गुड्स में भी डिस्कस की थी। लास्टली, इफ अबव मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड, किसी वजह से अगर ये मेथड नहीं लग पाता, मे बी सर सप्लायर ने प्रॉपर बुक्स मेंटेन नहीं कर रखी, पेमेंट कब आ रही है उसका रिकॉर्ड नहीं है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑन विच रेसिपिएंट ऑफ सर्विस लेने वाले ने अपने बुक्स में सर्विसेज को कब एंटर किया है, उसकी बेसिस पे सप्लायर ने कब सप्लाई किया ये मान ली जाएगी। मतलब सर सप्लायर तो कोई रिकॉर्ड नहीं मेंटेन कर रहा, लेकिन जो रेसिपिएंट है उसने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है कि इस तारीख को हमने सर्विसेज ली, तो रेसिपिएंट की बुक्स की बेसिस पे सप्लायर से टैक्स मांग लिया जाएगा। याद रखना, हम फॉरवर्ड चार्ज पढ़ रहे हैं, तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स तो सप्लायर को ही देना होगा, लेकिन उसको देखने के लिए हमने रेसिपिएंट की बुक्स को बेस बना लिया, लेकिन वो तब करना है जब सप्लायर के पास इंफॉर्मेशन ना हो। ठीक है, तो दिस वाज फर्स्ट केस। सेकंड सिनेरियो है रिवर्स चार्ज। अगर हमने रिवर्स चार्ज में कुछ सप्लाई किया है, तो ऐसे केसेस में सर टैक्सेस पे करने की लायबिलिटी तो रेसिपिएंट की है, तो इसका मतलब टाइम ऑफ सप्लाई भी कौन देख रहा होगा सर, रेसिपिएंट। इस केस में सप्लायर टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकालेगा बल्कि रेसिपिएंट निकालेगा। निकलेगा कैसे सर, सेम जैसे हमने गुड्स में पढ़ा था। गुड्स में आरसीएम में क्या कंडीशन थी, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट या इनवॉइस प्लस 31st डे, विच एवर इज अर्लियर, तीनों में से। सर्विसेज में भी वैसा ही है, यहां डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स था, वहां यहां डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स के जैसे सर्विसेज को नहीं कवर किया गया बिकॉज गुड्स फिजिकली मूव होके दिखते आते, यहां वो पॉइंट नहीं लग सकता, इसे हटा दिया गया। तो दो ही प्रोविजन बने, या तो डेट ऑफ पेमेंट या इनवॉइस प्लस 61st डे कर दिया गया, क्योंकि नॉर्मली सर्विसेज में 30 दिन वैसे मिलते हैं, तो यहां कर दिया गया इनवॉइस प्लस 61st डे। तो यहां पे प्रोविजन बना, आपने पेमेंट किया वो तारीख, डेट ऑफ पेमेंट और डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज, 61st डे बनेगा बेसिकली। बट अब यहां पे ना रिसेंटली एक अमेंडमेंट भी आई है। अमेंडमेंट क्या है सर, देखो अभी क्या हुआ है, सेल्फ इनवॉइसिंग के केस में जब हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं जो 9(3) या 9(4) में टैक्सेबल होते हैं, एंड सामने वाला सप्लायर अनरजिस्टर्ड होता है, तो रेसिपिएंट को सेल्फ इनवॉइसिंग करनी होती है, खुद से बिल बनाना होता है, और उसके लिए टाइम लिमिट रखी गई है 30 दिन, कि 30 दिनों के अंदर अंदर आपको इनवॉइसिंग करनी है, सेल्फ इनवॉइसिंग।
अब यहां पे भी उसी के साथ इस आरसीएम को लिंक कर दिया गया है कि अगर मान लो आपके सप्लायर को इनवॉइस बनाना था तो आपको देखना है इनवॉइस प्लस 61st डे। लेकिन अगर आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड था और आपको खुद इनवॉइस बनाना था, दैट मींस सेल्फ इनवॉइसिंग, तो उस केस में आपने इनवॉइस कब बनाया वो तारीख देखी जाएगी। और हमें इनवॉइस कब बनाना होता है सर? विद इन 30 डेज। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली डेट ऑफ पेमेंट या डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 61st डे अगर इनवॉइसिंग सप्लायर को करनी है, या डेट ऑफ पेमेंट एंड डेट ऑफ इनवॉइस इशू अगर सेल्फ इनवॉइसिंग करनी है, विच एवर इज अर्लियर। इसको ऐसे देखा जाएगा। ठीक है, एक बार मैं एग्जांपल से बता देता हूं। लेट्स से आपने कोई सर्विसेज रिसीव की 6 मई को, 6 मई को सर्विस आपने रिसीव की और 6 मई को सर्विसेज रिसीव होने के बाद आपने इसकी पेमेंट कर दी 25 मई को, पेमेंट डेट। मैं मान के चलता हूं बुक और बैंक सेम डेट डेबिट हो गया। अब पहला केस हम मान लेते हैं कि सप्लायर इज लाइबल फॉर इनवॉइसिंग, सप्लायर को इनवॉइस बनाना था और सप्लायर ने आपको इनवॉइस दे दिया था लेट्स से 25 अप्रैल को। तो अगर सप्लायर इनवॉइस के लिए लाइबल था तो आपको इनवॉइस प्लस 61st डे निकालना होगा और या फिर पेमेंट की डेट विच एवर इज अर्लियर। ऑब्वियस है सर 25 मई पहले आएगी क्योंकि 25 मई ये 61वां दिन जो आपका जून में जाके आएगा, तो 25 मई ही अर्लियर है, 25 मई विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर सर यहां पे सप्लायर को इनवॉइस नहीं बनाना था, हमें सेल्फ इनवॉइसिंग करनी थी, तो सर ऐसे केसेस में जिस दिन आपने सर्विसेज रिसीव की उसके 30 डेज में आपको बिल बनाना होता है और सर हमने बिल बना दिया था 20 मई को ही, तो फिर होगा डेट ऑफ पेमेंट या इनवॉइस जब आपने बनाया, इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। तो ये फिलहाल नया प्रोविजन आया है अमेंडमेंट के बाद, इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे चेक करना होता है। ठीक है, बाकी सेम है, पेमेंट की डेट बुक्स में कब डेबिट हुआ, बैंक में कब डेबिट हुआ, विच एवर इज अर्लियर। यहाँ पे भी एडवांस पे कोई एग्जम्पशन नहीं है। इसका मतलब अगर आपने एडवांस दे दिया है और आप आरसीएम में टैक्सेबल है आपका ट्रांजेक्शन, तो आपको एडवांस पे टैक्स भी देना पड़ेगा। एंड इन केस these provisions cannot be applied, तो date of entry of service in the books of recipient is considered as time of supply। recipient अपनी बुक्स में कब एंट्रियां करता है सर्विसेज के लिए, उसी को टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा अगर ऊपर वाले प्रोविजन की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। सेम बात गुड्स के लिए भी थी कि गुड्स के लिए रेसिपिएंट ने कब अपनी बुक्स में एंट्री किया है, उसी को बेस मान लिया जाएगा। ये रूल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 30 डेज में आपको सेल्फ इनवॉइसिंग करनी होती है। तो ये है टाइम लिमिट आरसीएम के केस में टाइम ऑफ सप्लाई की। ठीक है, तो एक बार जल्दी से देखते हैं इस पूरे चैप्टर में हमने क्या डिस्कस किया। हमने देखा कि सबसे पहली बात आपके टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन गुड्स के लिए सेक्शन 12 में बताए गए हैं और टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन सर्विसेज के लिए सेक्शन 13 में बताए गए। इनको डिस्कस करने से पहले हमने पढ़ा था कि दोनों का अलग अलग इनवॉइस इशू करने का समय। सेक्शन 31 दोनों की बात करता है कि इनवॉइसिंग कब तक हो जानी चाहिए। गुड्स में नॉर्मल सिनेरियो में मूवमेंट इन्वॉल्व है तो ऑन और बिफोर रिमूवल, मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो ऑन और बिफोर डिलीवरी। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स है तो पीरियोडिकल स्टेटमेंट एंड सेल और अप्रूवल की बेसिस में 6 महीने के अंदर अंदर आपको बिल बना देना है। अगर अप्रूवल नहीं आई, अप्रूवल पहले आ गई तो उस टाइम पे। सर्विसेज में सर इनवॉइस कब तक बन जाना चाहिए? नॉर्मली सर्विस प्लस सर्विसेज देने के विद इन 30 डेज। अगर आपने सर्विसेज एनबीएफसी या फिर बैंक ने दी है या इंश्योरेंस कंपनी ने दी है सर्विसेज, तो फिर 45 दिनों का टाइम है। और ये एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी अपने ही डिस्टिंक्ट पर्सन के वो सर्विसेज दे तो फिर वो क्वार्टरली बेसिस पे भी अकाउंटिंग या इनवॉइसिंग कर सकते हैं। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में पहले अगर ड्यू डेट फिक्स है तो ऑन और बिफोर ड्यू डेट। ड्यू डेट फिक्स नहीं है सर लेकिन माइलस्टोन तय है तो ऑन और बिफोर माइलस्टोन। और अगर सर दोनों ही नहीं है तो पेमेंट की बेसिस पे। एंड अगर सर्विसेज बीच में सीज कर जाती है तो ऑन और बिफोर सिसेशन आपको इनवॉइसेस बना देने। अब इसके बेसिस पे हमने यहाँ पे देखा था कि दोनों के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। 5 सिनेरियो देखे, फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, वाउचर का केस, रेजिडुअल केस या फिर डिलेड पेमेंट का केस। ये हमने थोरोली डिस्कस कर लिया। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी और इनको मिला के अब हमने कुल 4 चैप्टर रिवाइज कर लिए और मेरे अकॉर्डिंग कम से कम आपको एग्जाम में इनकी 15 से 20 नंबर की वेटेज जरूर मिलेगी। इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जो भी आपके आईसीए के मॉड्यूल के हैं। तब तक के लिए एक बार इनके प्रोविजंस को अच्छे से रीड कर लेना, बिकॉज जब तक आप रीड नहीं करोगे, मैं चाहे कितने बार भी रीड कर दूं, उनको पढ़ दूं, उनको सुना दूं, जब तक आप रीड नहीं करोगे आपको कॉन्फिडेंट फील नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए इतना ही।